हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ एनसीईआरटी की किताब से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आता है अर्ली थ्योरी, शुरुआती सिद्धांत। तो उसमें बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। बहुत सारे दार्शनिक और वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारी परिकल्पनाएं दी गई, मतलब हाइपोथेसिस दिए गए और बताया गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, सबसे पॉपुलर और सबसे पहले जो आर्गुमेंट शुरू किया था वो किया था जर्मन फिलोसफर जिनका नाम था इमैनुअल कांट, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद आए थे मैथमेटिशियन लाप्लेस, जिन्होंने उसको फिर से दोहराया, उसको फिर से पढ़ा और 1796 में अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम दिया गया नेबुलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेबुलर परिकल्पना। नेबुलर हाइपोथेसिस में बोला गया कि ये प्लैनेट्स हैं। ठीक है, तो वो कैसे बने हैं। तो एक रेड हॉट सन था। ठीक है, ये एक रेड हॉट सन है। उससे आगे क्या हुआ, उसके जो मटेरियल्स थे वो बाहर निकलते रहे और एक क्लाउड की शेप ले ली उसके किनारे। तो क्लाउड की शेप उसके किनारे ले ली और फिर उसके बाद वो मटेरियल एक साथ जुड़ते गए और वो टाइट होते गए। और वो मटेरियल क्या थे, इतने बड़े बड़े एक लार्ज स्पेसेस के साथ बड़े होने लगे। ठीक है, वो और ज़्यादा ठोस होने लगे, ठंडे होने लगे, कंडेंस्ड होने लगे और उन्होंने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की फॉर्म ले ली जो कि सन के आसपास घूमने लगे। तो यही बोला गया नेबुलर हाइपोथेसिस में। ठीक है, उसके बाद 1900 में कैम्बरलिन और मोल्टन आए। ठीक है, कैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि एक वंडरिंग स्टार है जो कि सन को अप्रोच करता था, जो कि सन के करीब से गया और उसकी वजह से क्या हुआ, एक सिगार शेप्ड एक्सटेंशन हुआ। मतलब कि एक सिगार जैसे सिगरेट होती है वैसी शेप की एक मटेरियल के साथ खींचा हुआ चले गए, उसी के साथ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सोलर सरफेस से। और क्या हुआ, जैसे ही वो पासिंग स्टार जो था आपका वो मूव कर गया, मतलब वो निकल गया पास से, तो क्या हुआ कि वो मटेरियल जो सोलर सरफेस से, जो आपके सन से सरफेस से अलग हो गए थे, वो सन के करीब ही घूमने लग गए और उन्होंने ठंडे होने के बाद प्लैनेट्स की शक्ल ले ली। तो ये बोला गया कैम्बरलिन और मोल्टन द्वारा 1900 में। ठीक है, उसके बाद सर जेम्स जीन्स और लेटर सर हैरोल्ड जेफरी, ये दोनों ने अपने तर्क दिए। इन्होंने इन तर्कों का समर्थन भी किया जो ऊपर के तर्क बोले गए और उन्होंने कहा कि ये जो तर्क हैं इन्हें हम बाइनरी थ्योरीज कहेंगे, मतलब बाइनरी सिद्धांत कहेंगे। 1950 में ऑटो स्किम्ट इन रशिया एंड कार्ल वेस्कर, मतलब ये दो जो थे, एक जर्मन था एक रशियन था, इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को कुछ हद तक संशोधित किया। ठीक है, मतलब कि रिवाइज किया। इन्होंने कहा कि जो सन था ना वो सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इन्होंने गैसेस के बारे में बोला कि इन्होंने बोला कि जो सन था ना उसको जो उसके जो चक्कर लगा रहे थे, उसके जो आसपास जो गैसेस थे वो थे हाइड्रोजन और हीलियम, और जिन्होंने डस्ट की शेप ली, मतलब जिन्होंने क्या लिया, धूल की रूप लिया। ठीक है, अब इन्होंने बोला वो धूल ने फ्रिक्शन किया, मतलब एक साथ टकराए, कोलिजन किया, टकराए, फ्रिक्शन किया, घिसे और उन्होंने क्या किया, एक डिस्क शेप्ड क्लाउड की फॉर्म ली और जिन्हें हम प्लैनेट कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो मटेरियल्स थे ये एक दूसरे के साथ टकराए, जुड़े और इन्होंने प्लैनेट्स की शक्ल ली, ऐसा बोला गया 1950 में ऑटो स्किम्ट रशिया के और कार्ल वाइस्कर जर्मनी के साइंटिस्टों द्वारा। फिर आते हैं आधुनिक सिद्धांत। अब क्या था कि पहले तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ यही सोचते थे कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से पहले हम सोचते थे कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन अब जो साइंटिस्ट थे वो मॉडर्न थ्योरीज पे काम करने लगे, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे काम करने लगे। तो सबसे पॉपुलर आर्ग्यूमेंट जो निकल के आया वो निकल के आया बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट निकल के आया। इसमें कहा गया कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड करते जा रहा है। इसकी परिकल्पना क्या थी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। ठीक है, तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है एडविन हबल का। एडविन हबल ने 1920 में एक एविडेंस दिया कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है, मतलब फैल रहा है, और टाइम पास होने के साथ साथ गैलेक्सीज जो हैं एक दूसरे के साथ दूर से दूर जाती रह रही हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया, पर एक्सपेरिमेंट से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कैसे बोला जाता है कि यूनिवर्स दूर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आप थे ना, सबसे पहले एक इतना था यूनिवर्स,
ठीक है। उसके बाद वो फैलते 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 आज इतना हो गया है, ऐसा बोलना है आपके साइंटिस्टों द्वारा। ठीक है। अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट करा, क्या बोला, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि आप एक बैलून लीजिए, मतलब गुब्बारा लीजिए, उसमें एक पॉइंट लिखिए, मतलब कि आप पॉइंट डॉट 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 करिए। ठीक है, खाली गुब्बारा, फुला नहीं। फिर उसके बाद ये गैलेक्सीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये पॉइंट्स आपके। फिर इसको फुलाना शुरू करिए। जैसे ही आप फुलाएंगे, जो पॉइंट्स हैं ना बैलून में मार्क्ड, वो क्या होंगे, दूर होते जाएंगे, क्योंकि आपका बैलून बड़ा होते जा रहा है तो आपके पॉइंट भी दूर होते जाएंगे। ऐसा ही गैलेक्सीज के जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसे ही इंक्रीज़ हो रहा है यूनिवर्स आपका, ऐसा बोला गया एक बैलून एक्सपेरिमेंट के द्वारा। लेकिन बैलून एक्सपेरिमेंट जो था थोड़ा सा सही था, पूरा सही नहीं था। ठीक है। अब बिग बैंग थ्योरी, जो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं जो कि यूनिवर्स को डेवलप हुए, मतलब ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, ये निम्नलिखित चरणों में बताया गया। ठीक है। सबसे पहले आपके एक बिगिनिंग में एक ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। मतलब क्या बोला गया कि ब्रह्मांड बनाने वाले सभी पदार्थ एक छोटी बॉल की तरह थे, टाइनी बॉल, जो मैंने आपको दिखाई टाइनी बॉल थे। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर बहुत सारी ताकत थी, बहुत सारी शक्ति थी, बहुत सारा गैप था, बहुत सारा टेम्परेचर था और बहुत सारा घनत्व था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिग बैंग हुआ। टाइनी बॉल जो थी छोटी सी, वो एक्सप्लोड हो गई वॉलेंटली। बिग बैंग का मतलब क्या, बड़ा धमाका। तो टाइनी बॉल जो थी धमाके के साथ उड़ गई। अब क्या हुआ, बहुत बड़ा एक्सपेंशन होने लग गया। ठीक है। इतना बड़ा एक्सपेंशन था कि 13.7 बिलियन साल पहले से अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है। इतना कंटिन्यू होता है कि अभी तक प्रेजेंट डे तक, मतलब कि आज के दिन तक ये बड़ा होते जाता है। और इसकी जो थी एनर्जी थी, उसने क्या किया, मैटर में कन्वर्ट कर लिया, अपने आप को मैटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो बोली जाती है कि जो एक्सपेंशन था ना, वो सबसे ज़्यादा कब हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ। मतलब कि जैसी बैंग हुआ वैसी, जैसी मतलब फूटा वैसी एक्सपेंशन क्या हुआ, उसी सेकंड में ज़्यादा होने लग गया। ठीक है। और अब क्या है, एक्सपेंशन कम कम होते जा रहा है। मतलब कि सबसे पहले जो हुआ, सबसे भयंकर जो आपका वायलेंटली जब आपका टाइनी बॉल फूटा तो एक्सपेंशन होने लग गया, और अब हल्के हल्के हो रहा है। तो पहले 3 मिनट जो बिग बैंग के इवेंट में आते हैं, तो बोला जाता है कि फर्स्ट एटम बिगेन टू फॉर्म। तो पहला जो परमाणु परफॉर्म करने लगा, जो बनने लगा, वो बोला जाता है पहले 3 मिनट जो कि फूटने के बाद हुआ था। ठीक है। अब 3 लाख साल के अंदर अंदर बिग बैंग में जो टेम्परेचर ड्रॉप किया गया, जो देखा गया, वो देखा गया 4500 के, मतलब कि 4500 केल्विन में देखा गया। और इसने क्या किया, एटमिक मैटर को जन्म दिया, मतलब परमाणु पदार्थ को जन्म दिया। अब जो ब्रह्मांड है आपका, यूनिवर्स है, वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन गैलेक्सीज। ठीक है। अब क्या है कि ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ क्या है कि आकाश गंगाओं के बीच में अंतरिक्ष में वृद्धि। तो आकाश गंगाओं में वृद्धि क्यों होगी, जब आपका एक्सपैंड कर रहा है तो आपके 2 पॉइंट्स पे एक्सपैंड होते जाएंगे और दूर होते जाएंगे। अब ये दोनों आपके गैलेक्सीज हैं तो वो दूर हो रहे हैं, तो इसी में बोला गया। अब लेकिन एक अल्टरनेटिव जो होयल्स कंसेप्ट था, एक होयल साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि यूनिवर्स जो है अपनी जगह पे हर टाइम में, उन्होंने ये बोला। लेकिन इसके जो एविडेंस थे वो नहीं मिले। लेकिन एविडेंस किस चीज़ के ज़्यादा थे, वो थे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स के। साइंटिफिक कम्युनिटी जो कि आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि ये फेवर में जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है उसके फेवर में हम रहते हैं, तो ये बोला गया। अब स्टार फॉर्मेशन कैसे हुआ, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि चाहे स्टार फॉर्मेशन हो चाहे आपका प्लैनेट फॉर्मेशन हो, काम एक ही है। कुछ दोनों अलग अलग तरीके से नहीं बने, काम एक ही था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एनर्जी था, मतलब कि जो पदार्थ और ऊर्जा थे वो यूनिवर्स में इवन नहीं थे, मतलब एक जैसे नहीं थे, वो अलग अलग थे। ठीक है। अब ग्रेविटी भी जो थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी अलग अलग थी, मतलब कहीं ज़्यादा था कहीं कम था। अब जिस मैटर की जो साइज़ था वो बड़े थे, उन्होंने दूसरे मैटर को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया और इन्होंने क्या किया, गैलेक्सीज़ के डेवलपमेंट में काम करने लग गए। मतलब कि जैसे ये 2 हैं मैटर, अब इन्होंने जितने जितने इनके साइज़ थे उसके हिसाब से इन्होंने चीज़ें खींचनी शुरू कर दी और ये गैलेक्सीज़ की शेप में ले लिए इन्होंने अपने आप को। अब इन गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स होने लगे, मतलब बहुत सारे स्टार्स होने लगे। और गैलेक्सी क्या थे, बहुत वास्ट डिस्टेंसेस तक, मतलब बहुत दूर दूर तक होते थे, 1000 लाइट ईयर्स तक, मतलब 1000 हज़ारों लाइट ईयर्स
तक मतलब इनका डिस्टेंस होता था, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर आपका डिस्टेंस का मेज़र होता है, ना कि आपके टाइम का, ठीक है, सबसे पहली बात। अब जो डायमीटर था, मतलब जो लंबाई, जो बड़ाई थी इनकी, वो इंडिविजुअल गैलेक्सी की 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर तक जाती थी, मतलब इतना दूर होता था। और आपको मैं बताऊंगा कि एक लाइट ईयर में कितने आपके डिस्टेंस होता है। सबसे पहले, अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन अ वेरी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। अब आपको नेबुला जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, क्योंकि नेबुला जो है हमारे हर स्टार फॉर्मेशन, प्लैनेट फॉर्मेशन का बेस माना गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन जो गैस था वो एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े बादल बनाने लग गया। आप देखो नेबुला ये होता है, देखो अब ये आपकी जो ऊपर आपका आकाशगंगा, आपका जो आप यूनिवर्स है, उसमें आप देख पा रहे हैं ये है जो एक गैसेज हैं, ये डार्क गैसेज, ये लाइट गैसेज, ये डार्क गैसेज, इनको हम बोलते हैं नेबुला। गैसियस फॉर्म जो क्लाउड होता है वो नेबुला होता है, ठीक है, नेबुला। अब नेबुला जो है डेवलप हुआ तो इसने क्लम्प ऑफ गैस बनाए, जैसे क्लम्प ऑफ गैस है, ठीक है, ये क्लम्प ऑफ गैस बनाए, ठीक है, मतलब गैसों का झुरमुट बनाया, ठीक है। दिस क्लम्प कंटिन्यू टू ग्रो इनटू इवन डेंसर गैसियस बॉडीज। अब ये और ज़्यादा गाढ़े होने लग गए, ये देखो गाढ़े हैं, ये हल्के हैं, तो ये हल्के वाले भी गाढ़े होंगे ऐसा बोला गया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, बहुत गाढ़े होने से इन्होंने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स कर दी, मतलब कि इन्होंने तारों का गठन कर दिया, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस बाय 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। तो 5 से 6 अरब साल पहले की बात ये बोली गई स्टार फॉर्मेशन की, ठीक है। अब लाइट ईयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो लाइट ईयर जो है एक डिस्टेंस का जो मेज़र है, ना कि टाइम का, ऐसा बोला गया, ठीक है। अब लाइट ट्रैवल स्पीड क्या है इसकी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट जो है वो भागती है। कंसिडरिंग दिस द डिस्टेंस ऑफ द लाइट टू ट्रैवल, तो एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी वो बोला गया 9.461 इंटू 1012 किलोमीटर के बराबर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की मतलब की दूरी कितनी है, तो आपको बोला गया कि कितनी है, तो बोला गया 14,95,98,000 किलोमीटर। मतलब कि आप अगर देखोगे तो ये दूरी जो बोली गई सूरज और अर्थ की, वो बोली गई 14,95,00,000, ठीक है। लेकिन इसको रफली आप एस्टिमेट करते हो तो आप 15 करोड़ किलोमीटर मान लेते हो, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर आप इसको मान लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर, अगर लाइट ईयर की बात की जाए तो 8.311 मिनट, मतलब कि 8.311 मिनट है आपका लाइट ईयर, जो आपका मतलब कि कितना, जो सूरज से धरती पर पहुंचता है, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस ये 8.311 मिनट में कर लेता है। और जो मेन डिस्टेंस है, जो मतलब कि आपका एक लाइट एक साल में जाता है, वो 9.461 इंटू 1012 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट की, ग्रहों के गठन के बारे में। तो द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड, जो ग्रहों के विकास में निम्नलिखित चरणों में माना जाता है। जो निम्नलिखित चरण है 1 2 3 जो आपके पॉइंट्स हैं। अब आपको याद रखना है कि जो स्टार्स हैं ना, वो भी वैसे ही बनते हैं और प्लैनेट्स भी वैसे ही बनते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, बस यही डिफरेंस होता है। तो स्टार्स जो होते हैं, क्या बोले गए थे कि लोकलाइज लंप ऑफ गैस होते हैं विद इन अ नेबुला। तो नेबुला के अंदर जो लोकलाइज लंप ऑफ गैस, मतलब जो आपके गाढ़े जो गैस थे वो बने, ठीक है, नेबुला बना। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर। अब क्या हुआ, उनके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल लगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने कोर बना लिया, मतलब कि जो सबसे मेन जो बीच की जो पॉइंट होता है कोर ऑफ गैस बना लिया क्लाउड में, ठीक है। तो अब उन्होंने कोर बना लिया। फिर उसके बाद ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। अब क्या हुआ कि जो कोर था वो तो टफ था, लेकिन उसके बाहर जो थे आपके गैस घूमने लग गए, ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस घूमने लग गए, ठीक है। अगले स्टेज में क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में अगले चरण में क्या हुआ कि गैस के बादल गाढ़े होने लगते हैं, ठीक है, कोर के आसपास, मतलब कि कोर के आसपास गाढ़े होने लगते हैं और डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। और क्या हुआ कि बहुत छोटे छोटे जो हैं राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बनने लग जाते हैं कोर के आसपास। दी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बाय प्रोसेस ऑफ कोहिजन डेवलप्स इनटू व्हाट कॉल्ड प्लैनेटेस्मेल्स, ठीक है, प्लैनेटेस्मेल्स कहा जाता है इनको। तो क्या हुआ कि कोहिजन लगा इनके अंदर,
तो उसके अंदर सामंजस्य बोलते हैं कोहेजन को, ठीक है। इनके अंदर वो बल लगा और क्या हुआ, वो प्लैनेटेसिमल्स में फॉर्म हो गए। अब प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं? प्लैनेटेसिमल्स एक मटेरियल्स होते हैं जो एक साथ टकराएंगे ना तो प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्लैनेटेसिमल्स आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी लार्ज बॉडीज़ बन गई, ठीक है। जब आपके जो थे स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जुड़े, सबसे पहले स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बने प्लैनेटेसिमल्स, ठीक है। अब प्लैनेटेसिमल्स जुड़ के बनाएंगे आपके प्लैनेट को। तो ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बने, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट कोहेजन फोर्स मतलब चिपके और प्लैनेटेसिमल्स बने। फिर लार्जर बॉडीज जो थे स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। प्लैनेटेसिमल्स आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। तो प्लैनेटेसिमल्स क्या है? लार्ज नंबर हैं जो स्मॉलर बॉडीज से बने हुए हैं, ठीक है, ऐसा बोला गया। अब फाइनल जो स्टेज थी उसमें क्या हुआ, जो प्लैनेटेसिमल्स थे आपके ये और ज़्यादा बड़े बनने के लिए क्या किया, फॉर्म ऑफ फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी संख्या में छोटे ग्रह के रूप में कम बड़े निकाय बनाने के लिए अभिवृद्धि करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो प्लैनेटेसिमल्स थे बहुत सारे जुड़ के क्या करे, इन्होंने प्लैनेट का गठन कर दिया। तो ये जो थी थ्योरी थी कि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स कैसे हुआ, मतलब ग्रहों का गठन कैसे हुआ। तो इसमें बोला क्या, देखो सबसे पहले क्लाउड था गैस का, ये गैस का क्लाउड है, ठीक है। फिर इसके बाद ये क्लम्प्स बने, मतलब कि ज़्यादा पास आने लग गए और क्लम्प्स बने, डार्क बनने लगे, ठीक है, इन्वर्ट्स होने लगे। फिर उसके बाद ये सब एक साथ टकराने लगे और एक डिस्क बन गया, फ्लैटन डिस्क बन गया गैस और डस्ट का, ठीक है। उसके बाद डिस्क रोटेट करने लग गया और जो बीच का था वो तो आपका कोर हो गया और किनारे का आपके गैसेज हो गए, ठीक है, डेंस कोर हो गया जिसको प्रोटोस्टार भी कहा जाता है। फिर उसके बाद ये जो बीच में कोर है उसके आसपास ये जो क्लम्प्स थे ये घूमने लग गए और एक साथ चिपकने लग गए, ठीक है। इनमें बोला गया कि हाइड्रोजन हीलियम इनमें गैसेस जो थे मेन थे। मिलियन साल बाद, ठीक है, वो क्या करते हैं, गैस और डस्ट जो थे वो मजबूत हो जाते हैं और मटेरियल की शेप ले लेते हैं और जो कि मतलब आपके प्लैनेट बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है आपके गैसेस से। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बहुत सिंपल है कि सबसे पहले लोकलाइज गैस था, ठीक है, गैस थे, उन्हें नेबुला बोलते थे। फिर वो गैस गाढ़े होने लगे, बीच में कोर होने लग गया, किनारे पे बहुत सारे गैसेज होने लग गए। अगला स्टेज आया, गैसेस कंडेंस होने लग गई, ठंडी होने लग गई, मैटर डेवलप होने लग गया कोर के अराउंड, मतलब कि जो ठंडा गैस था वो जब चिपके हुए थे तो उन्होंने मैटर की शेप ले ली, ठीक है। छोटी छोटी जो राउंडेड ऑब्जेक्ट बनाने लग गए। फिर ये छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन और कोहेजन फोर्स लगा इनमें, तो उन्होंने क्या हुआ, एक थोड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट बना लिया जिसको प्लैनेटेसिमल्स बोला गया। फिर ये प्लैनेटेसिमल्स भी स्टार्ट कोलिजन करने लग गए, मतलब एक साथ टकराने लग गए और फिर ये इन्होंने थोड़ी और बड़ी बॉडी बना दी। फिर उसके बाद प्लैनेटेसिमल्स भी एक साथ और जुड़ने लग गए और इन्होंने क्या बनाया, प्लैनेट्स बना दिया। तो गाइस ये था आज का जो आपकी ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, मॉडर्न थ्योरीज ये थी। अगली बार हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, हम जानेंगे अर्थ, मून, सन, सब के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल सब में पूछे जाते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।